हेलो। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के बल, मान लो भाई कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर जो है 5 न्यूटन का बल लग रहा है। जब 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया, है ना, यहाँ तक आया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस किया। अब कहता है कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, डब्लू है। तो डब्लू कितना दिया हुआ है आपको, 5 जूल दिया हुआ है, ये कार्य हुआ। ठीक है, तो 5 जूल जब यहां पर कार्य किया जा रहा है भाई, 5 जूल ये कार्य हो गया। और हमारा बल कितना लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। देखिए यहां पर कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 5 न्यूटन का जो है बल लगाया जाता है भाई, और जो है किया गया कार्य क्या है, 5 जूल है। तो बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा, तो हमको निकालने के लिए कह रहा है एस बराबर व्हाट। तो आप जानते हो बाबू, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस। और यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा भी आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या, उसी दिशा में, जब उसी दिशा में कह रहा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और कॉस साइन 0 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ एस। और हमको निकालना है एफ, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे एफ हो जाएगा। डब्ल्यू हमको दिया हुआ है 5 जूल और 5 न्यूटन है। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, 1 मीटर आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा का आंसर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक एक उपकरण है, बिल्कुल नहीं, उपकरण नहीं है भाई। जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है एक उपकरण है ही नहीं। यहां भी कह रहा है विद्युत चुंबक एक उपकरण है, भैया विद्युत चुंबक एक उपकरण है ही नहीं। तो आंसर जो है नौ तो कथन 1 और 9 ही कथन 2 जो है सही है हमारा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। यानी विद्युत चुंबक के बारे में बोला जा रहा है कि ये कोई उपकरण है नहीं, ये कोई उपकरण है ही नहीं मेरे भाई। तो ये गलत हो गया। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया कहाँ पर होती है भाई, तो हमारा जो है लिस्मेनिया डोनोभानी, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये जो हमारे यहाँ एक कोशिकी जीव हैं, और एक कोशिकी जीव में विखंडन के द्वारा जो है प्रजनन की क्रिया होती है। लेकिन केचुआ जो है हमारा, केचुआ में क्या होता है भाई, केचुआ जो है में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है विखंडन की क्रिया द्वारा प्रजनन नहीं होता, यहाँ पर जो है लैंगिक प्रजनन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसमें पूछा जा रहा था कि नहीं होता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा भाई केचुआ में नहीं होता है। अब देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले, नहीं तो गलती होने की संभावना बनती है भाई। अब देखो निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन होता है। और सस्पेंशन में जो घुले घुले हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उसका आकार जो होता है वो 10⁻⁵ से बड़ा होता है, जिसके कारण जो है वो आंख से जो है हमें दिखाई पड़ता है मेरे भाई, है ना। जैसे मान लो गंदा जल है, उसमें देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल जो मूव करते हुए नजर आएंगे, वो क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है हमारा सस्पेंशन। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या कह रहा है कि निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। हमने भी क्या कहा कि निलंबन के जो पार्टिकल होते हैं उसका जो है आकार जो है 10⁻⁵ से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, आसानी से उसे हम देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं देख पाएंगे, ये जो है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नहीं दर्शाता है इसके गुण को। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होते हैं, नहीं बिल्कुल अस्थायी होते हैं भाई, एकदम बिल्कुल अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल। विसमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहा जाता है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट स्पष्ट दिखाई पड़ता हो मेरे भाई। तो बिल्कुल निलंबन क्या है, एक विसमान मिश्रण है।
तो ये सारे तीनों गुण है इसमें तो भाई बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है आंख से नहीं देखा जाता है, ये वाला गुण है नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। कहता है जब एक खोखली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है, ठीक है, मान लिया जाए एक बोतल है, एक बोतल है भाई, इस बोतल को हमने क्या किया, इस बोतल में हमने जो है ठेपी लगा दिया, इस प्रकार से इसको बंद कर दिया। अब इस बोतल को क्या कहा जाता है कि और पानी के अंदर धकेला जाता है। मान लीजिए कि ये पानी है, इसके अंदर हम इस बोतल को क्या करते हैं, इस बोतल को जो है नीचे हम ठेलते हैं। तो पानी को, तो बोतल को जब तुम ठेलोगे भाई, तो बोतल अपने आयतन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा, और वो डिस्प्लेस वाटर क्या करेगा, बोतल पर ऊपर की ओर जो है बल लगाएगा, जिसके कारण बोतल जो है क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है। बोतल पर लगने वाला उत्प्लावन बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता। अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता भाई कि इसके बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी से ज्यादा होता, तब तो बोतल पानी के अंदर डूब जाता। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता है, पानी तो बल लगाता ही लगाता है भाई, है ना, चाहे खाली बोतल या बड़ा बोतल रहे। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से के बराबर होता है। अगर बराबर होता तो ये पूर्णतः डूब कर तैरता मेरे भाई। लेकिन बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले से अधिक होगा। जब अधिक होगा तब ना ये क्या होगा, बोतल वापस उछल जाता है, कह रहा है। तो ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो ज्यादा होगा, नीचे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये से जो है ज्यादा होगा, तब इसको ऊपर फेंक देगा भाई। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही होगा। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि बोतल को नीचे खींचेगा और उस पर लगे उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, तो ज्यादा बल क्या करेगा, बोतल को ऊपर फेंक देगा। तो यहाँ पर जो है उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक पैर टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ये मैथ वाले सर देखेंगे आपका, है ना। मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद झिल्ली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। अब देखो ये कह रहा है माइक्रो झिल्ली के बारे में, झिल्ली के बारे में। आप जानते हो भाई कि छोटी आंत का जो 3 भाग होता है ना, कौन कौन, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। और इलियम जो भाग होता है वो इस प्रकार से जो है अंगुली नुमा भार भाग होता है, इस प्रकार से इसको कहा जाता है भिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भिल्ली बोलते हैं भाई। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही है ना। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। कौन सी विकल्प झिल्ली को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली कोशिकाओं को दर्शाता है। देखो बाबू, सबसे पहली बात है कि बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा रचना होती है, ये तो सही है हमारा। बड़ी सतह प्रदान करता, ये भी मेरा बात सही है भाई, है ना। और जो भोजन की जो है पारण का मतलब क्या हो गया भाई, कोर्स ऑफ द पैसेज ऑफ फूड। तो यहां पर जो है हमारा जो है भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं भाई, है ना। तो रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। यहां पर जो है हमारा पहला तीसरा नहीं, हमारा जो है पहला दूसरा और चौथा, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा भाई। पहला आंसर हमारा सही है, दूसरा आंसर भी हमारा सही है ना। छोटे छिद्र होते हैं, ये नहीं है, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। 3 1 2 3 है ना, 1 2 और 4 है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हमारा सही होगा मेरे भाई। अब देखिए सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश की किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण है, देखो भाई ये अवतल दर्पण हो गया। अब कहता है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश में कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने वाली किरणों को क्या करता है, 10 सेंटीमीटर अभिसारित करता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अभिसारित कर दे रहा है। यानी ये जो हमारा क्या फोकस हो गया, तो एफ दिया हुआ है हमको कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। यदि वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, तो फोकस हो गया। और ये क्या होगा भाई, दर्पण को कहाँ रखा गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। इसका मतलब यू हमारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर,
और देखिए फोकस से दुगुना है कि नहीं, इसका मतलब है कि यू क्या हो गया हमारा भाई, ये हो गया वक्रता केंद्र पर इसको रखा गया है, वक्रता केंद्र पर इसको रखा गया है भाई। और जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही तो बनता है भाई। इसलिए हमारा कितना बनेगा, दर्पण के सामने कितने दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसको आप जो है फॉर्मूला के द्वारा भी बना सकते हो, है ना। कैसे भाई, तो तुम जानते हो कि 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v यहाँ हो जाएगा माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f क्या हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे, 1/20 माइनस 1/10 हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा आपका भाई, है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1/20 यानी v बराबर हो गया -20। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मीथेन और क्लोरीन के गैस में मिथाइल क्लोराइड का बनना। देखो भाई ये मीथेन है और मीथेन में क्लोरीन का एडिशन किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मीथेन जो है मिथाइल क्लोराइड जो है बन जा रहा है, ये बनाना। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, एक हाइड्रोजन निकला है, क्लोरीन ऐड हुआ है यहाँ पर भाई। और इसी को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन, हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। यानी दहन अभिक्रिया नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, एक को हटाया यहाँ पर, एक को एडिशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है योगराज अभिक्रिया होती है, नहीं, यहाँ से क्या क्या हाइड्रोजन को हटाया गया है और क्लोरीन को जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई। कैसे, जैसे देख लीजिए, ये है ना, ये 4 है, मीथेन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन का क्या होता है, यहाँ से एडिशन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया गया, और यहाँ पर जो है ये CH3 बचा और ये Cl हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एडिशन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हटाया गया और उसको यहाँ पर ऐड किया गया, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया हुआ। जो कि एक को हटा करके उसका जुटे, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित घटनाओं पर विचार करें। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होते हैं। परिनालिका का एक सिरा हर चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ और दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताओ भाई कौन सा आंसर जो है हमारा जो है सही है। तो देखो, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, बिल्कुल सही बात है। परिनालिका जो होती है उसमें जो है बिल्कुल जो है समान करंट जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है भाई, है ना। इस विद्युत क्षेत्र सबका समान होता है। परिनालिका के सिरा क्षण के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। हमारा दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, आर बराबर आप जानते हो ρl/a होता है मेरे। अब लंबाई कितनी दी गई है, 1 मीटर। अगर हम आर बराबर रो, यहाँ एल को भी 1 कर दें और यूनिट क्षेत्रफल भी दिया हुआ है भाई, इसको भी 1 लिख दें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो होगा। इसका मतलब इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, वही रेसिस्टिविटी कहलाता है, उसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता हो जाएगा यानी रेसिस्टिविटी हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है। द्रव्यमान, मास, मास के बारे में आप जानते हो कि मास जो है एक अदिश राशि है भाई, और जो है भार जो एक सदिश राशि है। क्योंकि मास जो होता है वो शुद्ध तौल होता है, और भार क्या होता है भाई, भार जो है किसी वस्तु पर लगने वाला क्या होता है, बल होता है ना। तो जो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी को तो भार कहते हैं। तो भार हमारा क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। आंसर हमारा कौन हो जाएगा भाई, आंसर हमारा डी नंबर सही होगा। किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। ध्यान देना भाई, अगर किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अगर अधिक होता है तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक। ध्यान देना, ये होता है, एक होता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक जो होता है ना,
यदि ध्वनि की चार्ज है ना, 5 गुना या उससे कम होता है ना, 5 गुना से अधिक, 5 गुना से 5 या 5 या 5 गुना से अधिक, अगर ध्वनि के वेग से 5 या 5 गुना अधिक, 5 गुना अधिक से अधिक वेग से अगर जो है कोई विमान चल रहा होता है भाई, ऐसे विमान को बोलते हैं हाइपरसोनिक विमान। और 5 से कम, 5 से कम अगर मतलब जो है 5 से कम गुना अगर ध्वनि के वेग से अगर कोई विमान चलता है, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक विमान। तो यहाँ पर जो है हमारा दिया हुआ है सुपरसोनिक विमान। यहाँ पर हाइपोसोनिक का मतलब हो गया कम, है ना, इंफ्रासोनिक तो भी और भी कम हो गया, सब सोनिक ही सब नहीं होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सुपरसोनिक विमान हो जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण होता है भाई? इसका कारण क्या होगा, है ना? जैसे देखो, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के आवर्तन के कारण ही इस प्रकार का जो है दिखाई पड़ता है भाई। तो आप जानते हो कि प्रकाश का आवर्तन जब होता है भाई, तो नींबू अंदर में है, पानी है ना, तो पानी का आवर्तनांक जो है नींबू के आवर्तनांक से क्या होगा भाई, है ना, वो कम होगा। और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के कारण जो है हमारा जो नींबू जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा। 69 का जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 69 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। आपने पढ़ा होगा कि पेंदी पर रखा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है भाई, ठीक है। ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी सुई क्या होती है? टेढ़ी प्रतीत होती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के आवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, ये भी क्या होता है? प्रकाश के आवर्तन के कारण ही होता है। वही घटना यहाँ भी होती है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक का मान 265 गुना हो जाता है। देखिए क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा का मान, जैसे मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 1 था, अब क्या हो गया? अब जो है काइनेटिक एनर्जी K2 हो गया। अब कहता है K2 का जो मान है वो 256 गुना ज़्यादा है K1 से। नया संवेग क्या होगा? देखो बाबू, हाफ एम भी स्क्वायर ये होता है। अगर हम एम को ऊपर से गुना कर दें, काइनेटिक एनर्जी अगर ऊपर से गुना कर दें, ऊपर जो है भी एम से गुना कर दें, नीचे भी एम से गुना कर दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ एम भी स्क्वायर बटे एम हो जाएगा। यानी हो जाएगा हमारा हाफ पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटे एम हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है हमारा, वो क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा किसके? पी स्क्वायर के, संवेग के। अब यहाँ पर जो है हमारा जो है अगर काइनेटिक एनर्जी K1 बटे K2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, P1 बटे P2 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहला हमारा क्या है? 1 है, और यहाँ क्या है? 256 है भाई। इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ P1 बटे P2 जब तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? रूट अंडर KE1 बटे KE2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 बटे 256 हो जाएगा, 16 2 56 116 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा हमारे K1 जो है P2 का मान, यानी 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। समझा मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम बी स्क्वायर होता है, पी के साथ इसका रिलेशन इस प्रकार से है। तो अगर इसका हम जो है 256 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर है ना यहाँ पर, का जो 16 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डायरेक्ट परिभाषा लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट कहता है कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, त्वरण क्या होगा? आप जानते हो भाई F=ma होता है। बल कितना लगा रहे हो? 21 लगा रहे हो। मास कितना है? 3 है। त्वरण निकालने का रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा?
21/3 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, मास कितना दिया हुआ है भाई 15 केजी दिया हुआ है। अब कहता है कि इतना मीटर के समान वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। भी आपको दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का मान निकालो, क्या लिखोगे हाफ एम भी स्क्वायर करोगे, तो हाफ करोगे, मास कितना दिया हुआ है भाई 15, और जो है भी स्क्वायर का मान क्या होगा 4 × 4 कर दोगे, यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, 5 4 120, क्या हो जाएगा 120 जूल इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई 120 जूल। सीधा फॉर्मूला फिटेड सवाल है, गलत मिलान जोड़ा याद कीजिए। गलत कह रहा है भाई तांबा सीयू बिल्कुल सही है, सोना एयू बिल्कुल सही है, मरकरी का होता है मेरे भाई एच और यहाँ क्या लिखा हुआ है एम लिखा हुआ है, तो आपका गलत हो गया ना, और गलत ही ढूंढने के लिए आपको कह रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। प्लेटिनम पीडी है ही, एजी है ये है ना, तो सिर्फ वनली ई वनली, ए और बी वनली है ना, डी सिर्फ सी वनली, सिर्फ सी वनली होगा, सिर्फ ये हमारा जो है गड़बड़ है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो इस्पात की गेंदों की गति ऊर्जा समान है। ध्यान देना मेरे भाई, दो गेंद है, एक का मास है m1 बराबर 5 है, और दूसरा m2 बराबर क्या है 10 kg है। ठीक है, गेंद कहता है कि दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है समान है, यानी इसका भी काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। जब काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा मेरे भाई, तो स्वाभाविक है कि जिसका मास कम होगा उसका वेग ज्यादा हो जाएगा। तो कौन तेज चल रहा होगा भाई, गति ऊर्जा निकाय के चाल पर निर्भर नहीं करता। 5 kg वाला जो है वो क्या हो ज्यादा तेज चलेगा। क्यों चलेगा पर ज्यादा तेज, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम भी स्क्वायर, ये m1 हो गया, बराबर यहाँ लिखोगे हाफ m2v2 स्क्वायर लिखोगे भाई। जब m1 यहाँ पर हमारा क्या है, m1 हमारा जो है लेस देन m2 है, तो v1 जो हमारा हो जाएगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा v2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 5 की जरूरत गेंद तेज चलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट कहता है कि अधिकांश सरीसृपों में होते हैं 4 पक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय होता है किसमें, ये होता है हमारे स्तनधारी में। आप जानते हो भाई स्तनधारी हम लोग जो है उसमें 4 कोशिका हृदय पाया जाता है। अपूर्ण 3 कोशीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय है ना, अपूर्ण द्विकक्षीय हृदय। द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे मछली में। ठीक है, 3 कक्षीय हृदय है, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय है ना, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है हमारे रेप्टाइल में, और ये आपसे पूछा भी जा रहा है ना। और अपूर्ण 3 कक्षीय नहीं बल्कि 3 कक्षीय हो जाएगा, ये हमारा जो है रेप्टाइल में हो जाएगा मेरे भाई है ना। तो 76 का आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग लगभग तय की ये दूरी हो सकती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग जो है 2 मिनट का जो है देरी हो सकती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अब ये क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन जो आपने कहा था मैंने पेरेनकाइमा जो होता है, पेरेनकाइमा में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है ये ज़्यादा होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा पेरेनकाइमा हो जाएगा। कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जाइलम है ना, ये सब में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो क्या होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। इसलिए संग्रहित किया जाता है भाई कि ये जो है लाइट से क्या करता है रिएक्शन कर लेता है। डार्क बोतल रखने पर इसमें सनलाइट नहीं पड़ता और रिएक्शन नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चॉइस है सूरज की प्रक्रिया में बचाने के लिए इसको जो है सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए मतलब जो है इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है डार्क लाइट में इसको रखा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है। देखो प्राकृतिक वनस्पति जनन करने का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें नहीं पाया जाता है भाई ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में जो इसकी जो पत्तियां होती है पत्ती के मार्जिन वाले भाग से ही नए पौधे निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीफ। तो पत्ती से होता है,
केला में भी होता है भाई, है ना, शकरकंद में भी होता है, लेकिन सरसों में जो है नहीं होता, क्योंकि सरसों में बीज, सरसों के बीज से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ये बीज से होगा और ये पत्ती से हो जाएगा, है ना, ये तना से हो जाएगा, ये तना से हो जाएगा। तो यहाँ पर जाइए पत्ती द्वारा होगा, ये तना द्वारा हो जाएगा, ये भी तना द्वारा होगा, जबकि ये बीज द्वारा होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? कहता है भाई क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के मान को जो गहराई प्रभावित करेगा, पृथ्वी का आकार प्रभावित करेगा, ऊंचाई प्रभावित करेगा, लेकिन द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन कहता है भाई प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा आपका जो है बी नंबर जो है वो प्रभावित नहीं करता है। लेकिन वैसे कौन सी विक्रिया संभव होगी? तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो कराया गया है भाई, इसमें कौन सा संभव होगा? तो बस वही जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको देखना पड़ेगा, है ना। बताए थे आपको, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फेरारी, आई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। यही है भाई। तो ऊपर वाला जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देगा। कैल्शियम जो है कॉपर को हटा देगा भाई, क्योंकि कैल्शियम ऊपर है, कॉपर यहाँ पर नीचे है। कैल्शियम ज़्यादा पावरफुल है, कैल्शियम कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करा करके इसके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये क्या है? रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। बाकी देखिए सब में जो है क्या हो जाएगा भाई, पीवी जो है नीचे है, ये इसको नहीं हटा पाएगा। बाकी सारा रिएक्शन संभव नहीं है, वही एक रिएक्शन संभव है। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन भागों में संग्रहित करते हैं? रसधानी, छाल और लाइसोसोम में। लाइसोसोम में नहीं भाई, पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम में। पत्ती लाइसोसोम और अवर्णी लवक में, लाइसोसोम फल और अवर्णी लवक में। यहाँ पर देखो भाई, ये जो है हमारा बी नंबर जो आंसर है, इसमें जो है पत्ती, रसधानी और पुराने जाइलम में जो है ये क्या करता है? अपने बेकार पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को जो है वो ग्रहण करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, यही था हमारा आज का ये क्वेश्चन। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी जीएस के डिस्कशन को देख रहे थे। अभी मैथ्स के डिस्कशन को आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, मतलब यहाँ पे डायगोनल की जो संख्या है वो आपका 20 है। याद रखना कि समबाहुभुज के डायगोनल का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रखना कि विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपका होता है क्या? n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो विकर्ण आपका 20 दे रखा है, तो 2 इधर चलाएगा तो ये आपका यहां हो जाएगा कितना? ये 40 हो जाएगा। तो यहां से n का कौन सी वैल्यू रखा? देखो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण में आएगा, ये नहीं कि इसको तोड़ने में लग जाना। यहाँ पे n का कौन सा वैल्यू रख दे? यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो 8, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में से 5 3 जाएगा, तो यहाँ 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, दोनों इक्वल हो गया। मतलब आंसर आपका बी हो गया। आंसर आपका बी हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर चाल से नाव चल रहा है, मतलब x बराबर आपका 3 किलोमीटर पर आवर है। कर नाविक धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम की अगर बात कर रहे हैं, तो 50/3 + y। मतलब यहां पे क्या होगा कि जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो चाल आपका घट जाएगा। कितना घटेगा? नाव की चाल, धारा की चाल वो होगा, वो घट जाएगा। डाउन स्ट्रीम में वही 50 किलोमीटर जाना है, और 50 किलोमीटर जाने के तुलना में ये जितना समय लेता है उससे ही दुगना समय लेगा। मतलब ये जितना समय लेगा, ये जितना समय लेगा, इसका ये दुगना समय लेगा, मतलब ये दुगना हो जाएगा। मतलब ये अगर 1 घंटा लेगा तो इसका दुगना करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। तो ये दोनों आपका बराबर हो गया। यहां से आपका ये बराबर कर दिए, ये आ गया 3 + y, और ये आ गया 3 दूनी 6, और ये 2y। ये आपका देखने की अगर इधर बात करें तो ये आपका आ जाएगा +3y, और यहां से आ जाएगा 6। तो y बराबर आपका हो गया कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल y किसको मानते हैं? ये आपका हो गया धारा की चाल। धारा की चाल ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहां पे कह रहा है कि 0.424
अगर रेकरिंग यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो सबसे पहले पूरा लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9 करेंगे, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 420 और ये आ गया आपका इतना, ये कट गया और ये 3 से काटेंगे तो ये आपका आ गया 33 तिया, और ये आपका आ जाएगा 33 तिया, और ये आ गया 14 तिया। मतलब ये 14/33 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर। अगले सवाल की बात करते हैं कि इसका बोला मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल की बात करें तो मूलों का योगफल आप जानते हैं कि मूलों का योगफल जो होगा वो -b/a होता है। तो माइनस यहां पे आपका 7/a, तो ये -7/4 आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करें कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु ये 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसमें कितना साल घटाएं, इसमें भी कितना साल घटाएं कि ये जो वैल्यू आएगा सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये इसका 3 गुना ये हो जाएगा, इसका ये 3 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं यहां 3 गुना होने के लिए यहां पे देखते हैं कौन से ऑप्शन को घटा दें कि इसका 3 गुना हो जाएगा। अगर हम 7 साल घटाते हैं तो 7 घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना 48, और यहां 7 घटाएंगे तो यहां 7 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। ये आपका 3 गुना नहीं होगा। अगर ये 10 घटाते हैं तो 10 घटाते हैं 45, 10 घटाएंगे 15, मतलब यहां पे आ जाएगा 45 और ये 15, मतलब 15 का 3 गुना करेंगे 45, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 10 वर्ष। मतलब 10 साल पहले ये 3 गुना हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 55 में से x घटाएंगे और 25 में से x घटाएंगे, तो इसका कह रहा है कि ये 3 गुना हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप इतना है। तो याद रखना कि प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है, प्रत्येक अंतःकोण जो होता है इसका ये दे रखा है 120, लेकिन हम लोग के अनुसार जो अंतःकोण होता है 180 n-2 बाय n होता है। ये आपका 120 डिग्री, तो ये कट जाएगा। देखो यहां से ये काटेंगे, ये हम लोग के अनुसार यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे काट देंगे, ये कट जाएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी, तो यहां से आ गया 3n और 3 दूनी 6 और ये 2n आ गया। तो इधर आएगा तो n बराबर आपका 6 आ गया। n क्या है, ये समबाहुभुज की भुजा की संख्या है। भुजा की क्या है, ये संख्या है, ये 6 आ जाए। या एक काम ये भी कर सकते थे, हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और हम जानते हैं कि भुजा की संख्या अगर निकालना है, कि भुजा की अगर संख्या निकालना है तो हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें 1 डिग्री अगर एक एंगल वाला से डिवाइड कर देंगे तो ये भुजा की संख्या निकल जाएगा 6। आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक दोनों तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। यहां पे बोला कि माध्य आपका इतना है, तो 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x, इसकी माध्य की बात करें तो यहां पे माध्य हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन क्वेश्चन में इतना है, तो ये आपका आ गया 130, और यहां से 7 4 11, 7 5 12 4 16 2 18 और 2 2 4 यहाँ 8 8 8 1 9 98 आ गया। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है, इसमें समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माध्य बराबर हम जानते हैं कि माध्य जो होता है वो योगफल बटा आपका संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। माध्य को ही क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करते हैं, तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात मतलब यहां पे ये रेशियो का प्रोपोर्शनल का टॉपिक है, जिसमें कह रहे हैं कि ए रेशियो बी और बी रेशियो आपका सी, मतलब ये आपका हो गया। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल है, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से एक बात समझना कि 10/50 ये हो जाएगा a बटा
बी और ये बी बटा सी हो जाएगा। और ये 50 बटा सी, सी की जगह पर आपका एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि यही पूछ रहा था। तो 0 से 0 कट गया, मतलब ये हो गया आपका कितना 250। मतलब ये तृतीय अनुपात आपका आंसर आ गया कितना 250। इसका सही आंसर आ जाएगा 250। 250 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक और कंडीशन होता है ए रेशियो बी और रेशियो सी रेशियो डी। ये आपका ये कंडीशन होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां भी आपको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी और सी बटा डी ये लिख सकते हैं। ठीक है, कर है कि एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है। मतलब यहां से एक खरीदता है आपका, एक खरीदता है 12,300 में। अब ये क्या करे, 200 भाड़ा लगाया और बेच दिया बी को। ए ने बेच दिया किसको, ए ने बेच दिया बी को, और बी ने इसको बेच दिया किसको, सी को। तो यहां पे बात करना कि सी का सीपी कितना होगा। मतलब ये इससे खरीदा, ये इससे खरीदा, तो बताओ कि ये खरीदा था 12,300 और भाड़ा लगा दिया आपका कितना, ये 200। मतलब ये आपका टोटल खरीदा कितना 12,500। तो 12,000 ये 500 में खरीदा, तो 12,500 में ये खरीदा कौन, ए खरीदा। ए ने बेचा बी को, तो ए ने बेचा बी को 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर 110 बटा 100। फिर बी ने सी को बेचा कितना 6% लाभ पर, तो ये आपका हो जाएगा 106 बटा 100 हो जाएगा। तो यहां से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा। और यहां से आपकी अगर बात करें 25 पंचे, 25 पंचे और ये 2 पंचे, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, 25 या 75 का 5 और 25 पंचे 125, 125 और 7, तो ये इतना आएगा। और गुना 11 करेंगे तो यहां 5, 5 2 7, 3 2 6, 6, तो ये आपका आ गया। ग्यारह पचे 55, 5, 5 2 7, 3 2 6, 3 1 4, इतना आ गया। मतलब ये आपका ये सीपी हो गया किसका, सीपी का, ये सीपी हो गया। सी का आपका क्या हो गया, सी का ये सीपी हो गया। सी का ये क्या हो गया भाई, सी का ये सीपी हो गया। बात समझे यहां तक, किसी को कोई डाउट यहां तक बोलो। 3 2 5, यहां पे 5 होगा। ये आ गया सी का सीपी, क्योंकि सी ने खरीदा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ये आपका आ गया इसका। कह रहा है कि सी ने अपने क्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक अंकित करता है। मतलब 5 5 10, 7 1 8, 9 5 14, 4 2 6, 1 7 और 1 1, सॉरी 1 ही होगा ना, 29, 5 5 10, 7 1 8, 9 5 14, 14 और यहां पे 4 2 6, 14 1 इतना रुपया आपका हो गया एमआरपी। इतना एमआरपी हुआ। अब कह रहा है कि सी का लाभ कितना होगा। सी का अगर लाभ की बात करें, तो सी का लाभ की बात करें तो ये आपका छूट पर बेच दिया, ये एसपी हो गया। मतलब सी का अगर लाभ की बात करें तो बेचा है 17,480 में। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। सी ने इतना अंकित करता है, रुको 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 रुको, ये आपका अंकित करता है, एमआरपी करता है। लेकिन क्या बोला कि इसको इस पे छूट दिया है कितना, 10% का ये छूट पर बेचा। तो 17,480 का आप 90% निकाल दो, मतलब ये सी का हो जाएगा, सी का ये एसपी आ जाएगा। तो सी का एसपी की अगर बात करें तो यहां से आ गया 9 8 72, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और ये 7 43, 9 सती 63 आपका हो गया 63 67, और 9 इकाई 9 9 6 15, ये आपका इतना आ गया। मतलब यहां पे अगर सी की लाभ की अगर बात करें कि यहां पे बेचा 15,732 और खरीदा था कितना में, खरीदा था 14,575, तो 12 में से 5 गया तो यहां पे 7 आ जाएगा, 12 में से 5 गया,
देखो कहीं पे गुणा भाग में कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 8 1 7 1 9, यहाँ पे 9 होगा। 9 9 81 का 1 होगा। 9 चौक 36 और 8। 9 9 81 का 1। 9 चौक 36, 36 और 8 44। 9 सती 63 और 4 ये 7, और ये आ गया 9 इकाई 9, इतना आ गया। ठीक है, 15,741। तो यहां से आपका आ गया 741। तो ये घटकर आ जाएगा आपका 11,62। इतना लाभ हो जाएगा सी को। ठीक है, इतना लाभ हो जाएगा। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेट है, कैलकुलेशन है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया है तो इसका आयतन क्या होगा? तो याद रखना, घन का जो विकर्ण होता है, तो घन का जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण आपका होता है a√3। मतलब ये a√3 आपका जो है ये दे रखा है 12, तो a बराबर आपका हो गया 12/√3। कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे तो ये आपका कट गया 4। मतलब a बराबर आपका आ गया 4√3। मतलब ये घन का विकर्ण, आप जानते हैं कि घन का विकर्ण आपका फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से निकालना है घन का आयतन की बात करें तो आयतन होता है AQ। AQ मतलब 4 का √3 करेंगे तो ये आ गया। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुना 3 करेंगे 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 192√3 सेंटीमीटर। यू आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान। अगले सवाल की बात करते हैं कि ये दिया हुआ है, ये सारे चीज दिए हुए हैं। याद रखना कि यहां से AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC का आपका जो फॉर्मूला होता है, यहां से आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहां पे हो जाएगा आपका, देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3AB BC और ये CA, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो जो जो चीज दिया हुआ है ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ये जो चीज दिया हुआ है ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? जब A प्लस B प्लस C दिया हुआ है, AB BC और CA दिया हुआ है, ये दिया है, दोनों दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से इसका मान पूछ रहा है, इसका मान आपका यहां पे 3ABC 15 दिया, ये 45 आ जाएगा। ये आपका मान 14 दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर करेंगे और यहां पे इसका मान दिया है 3 गुना 47। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ, मतलब यहां से AQ प्लस BQ प्लस CQ ये आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर 196 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो यहां से आ जाएगा 5। 9 में से 4 गया तो यहां पे भी आ जाएगा 5। मतलब ये आपका सॉल्व करके 55 आएगा। 14 गुना 55 और प्लस आपका 45। तो यहां से आपका देखने की बात करेंगे 14 25 70, 14 25 70, 70 और ये आ गया आपका कितना 77। तो 5 7 4 11 8, इतना आ रहा है 815। इसका ये आंसर आएगा। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखना तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली बात करता है एन को जब 9 से विभाजित करता है तो शेषफल 4 बचता है। तो ये रिमाइंडर जो बचा है, इस रिमाइंडर को जो बचा है इसी को मान लेते हैं कि ये एन है। अब एन बराबर यही रिमाइंडर को एन मानते हैं, तो यहां कह रहा है कि 12n, तो 12 चौक 48, इसको जब 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 9 9 पचे 45, मतलब रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। याद रखना जो रिमाइंडर इसमें एन को जब 9 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 4 बचेगा। मान लेते हैं कि n बराबर अगर 4 है तो 4 को जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका यही बचेगा, एक बार में विभागा नहीं लगेगा। तो ये मतलब ये भी n है तो ये भी n है, तो n को ही मान लिए हम, कितना 4 मान लिए। अब 12 n के जगह पर 4 पुट कर दिए तो 12 चौक 48, इस 48 को जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 3 बच गया।
ठीक है, यहां से एक बात समझो कि 4x प्लस 2y का होल क्यूब, 4x इसको सॉल्व करना है। देखो ये आ गया आपका ए क्यू और ये बी क्यू में आ गया। तो यहां से ए क्यू का अगर निकालते हैं तो ए प्लस बी, 4x प्लस 2y, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस ए बी। तो ए बी की अगर बात करें तो 4x 16 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 दूनी 4y स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका जोड़ के, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 4 8x होगा ना। यहां पे आएगा ना, यहां पे आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, और ये a प्लस बी आएगा, यही आएगा ना। तो ए बी यहां पे देखेंगे ए बी है, तो ये ए बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो यही चीज आ जाएगा। तो यहां से देखो काटो, यहां से क्या क्या चीज कटने को मिल रहा है। ये 4 चौक 16, 16 अगर 16 का क्यू करेंगे, 4 4 8, 8 का क्यू करेंगे, तो ये आपका आ गया 512 एक्स क्यू, 512 एक्स क्यू आ गया, ठीक है। 512 एक्स क्यू आया, 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे 8, 512 एक्स क्यू। 8 एक्स यहां पे 8 दिया 24, तो 24 यहां की अगर बात करें तो देखो यहां से क्या आएगा, 16 तिया 48, 8 8 64, और 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6, 32 6 38 हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 8 4 तिया 12, 12 ठीक 96, माइनस माइनस प्लस इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां से इसको घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8 एक्स क्यू, यहां पे 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 4, 1 बचा 128। तो यहां से अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं 16, तो 16 नमा 16 अठी, और ये आ जाएगा 16 अठी और 16 छक। तो हम लोग के अनुसार इसका सॉल्यूशन इतना आया, लेकिन कह रहा है कि यहां पे ये पूरे बराबर दे रखा है 16, याद रखना ये दोनों को कंपैरिजन करना है, ये दोनों का तुलना करना है। दोनों को जब तुलना करेंगे, तुलना से ये पता चला कि ये 16 से 16 कट गया। अब यहां एक्स क्यू है, यहां भी एक्स क्यू, मतलब ए का ए के जगह पर कितना है 8। याद रखना कि एक्स वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स वाई स्क्वायर है, बी बी के जगह पर कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर निकालने के लिए तो हाफ इंटू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, और यहां पे बी बी का 6 छक 36, तो हाफ इंटू ये 10 आ गया, मतलब ये 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। याद रखना इन दोनों को कंपैरिजन करना था आपको, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आता है, ये वैल्यू आया, अभी वैल्यू हम लोग के अनुसार आया, लेकिन कह रहा है कि ये इसके बराबर है, तो हम इसके बराबर लिख लिए, कंपैरिजन कर लिए, 16 16 कट गया, एक्स क्यू यहां भी एक्स क्यू, मतलब ए का जगह पर 8 रहा होगा, एक्स वाई स्क्वायर मतलब बी के जगह पर आपका कितना रहा होगा 6 रहा होगा, और ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। कह रहा है कि एक कार 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, अगले 315, तो औसत चाल बराबर निकालना है। तो औसत चाल की अगर बात करें कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल आपका जो होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी की अगर बात करें तो कुल दूरी आपका, और समय की अगर बात करें तो समय कैसे निकलेगा, तो देखो 275 किलोमीटर को
ये आपका 50 से तय करा, ये समय आ जाएगा। 315 को ये 70 से चल रहा है, तो 14 पचे 70, 14 पचे 70 और 14 पचे 70, 5 से काटेंगे 6, ये 63 पंचे इतना आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 नमा 63, ये आ गया। ये 5 से अगर काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये काटेंगे 5 से, 5 दूनी 11 पचे 55, 5 2 पचे 2 पचे 10, तो 2 2 सेम आ गया, तो 11 और 9, ये 11 9 आ गया आपका कितना 20/2, मतलब ये आपका 10 घंटा टोटल लगता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये औसत ये समय लगा, तो 5 5 10, 7 1 8, 8 1 9, 0 से कट जाएगा, तो ये 59 किलोमीटर पर आवर आएगा। ऑप्शन नंबर, ये टोटल समय लगा कि 10 घंटा टोटल समय लगेगा। कितना घंटा? 10 घंटा समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। बात समझे? यहां पे 8√3 साइन 60 का मान लिखेंगे तो ये 1/2, और अगर टेन 60 का मान लिखेंगे तो ये √3, और कॉस 0 लिखेंगे तो कॉस 0 बराबर 1 होता है, और साइन 45 रखेंगे तो 1/1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो ये इस रूट खत्म हो जाएगा, और कॉस 30 रखेंगे तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 3/4, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो यहां से देखो कटने की अगर बात करें तो ये 4 कट गया, 3 गुना 3 ये 12 आ गया, ये 3 आ गया, प्लस ये 3/2, और ये आपका 2, ये भी आपका 3/2, तो 3/2 ये आपका हो जाएगा 3, 6/2, 6/2 3 आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, और यहां आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 12 इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये 3/2, 3/2 आपका 3 हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 12 होगा। इसमें कोई भी कुछ ऐसा टफ सवाल नहीं था, इजी सवाल था, और इस चीज को देख पाए। यहां देखो क्या बोला, इधर आपका दिया है ये प्रश्रमिक है, और आदमी कितना है, ये है। कर 180 से कम दैनिक प्रश्रमिक पाने वाले श्रमिक, तो 180 से कम पाने वाला जो श्रमिक है, तो देखो 180, 170 से 180, मतलब आपका ये वाला 180 से कम, तो आपका ये पाने वाला है 180 से कम, तो 180 से कम, तो 55 + 80 + 108, तो यहां से अगर जोड़ेंगे तो ये 8 5 13 हो जाएगा, और यहां से अगर हम जोड़ते हैं तो 8 10 18, 18 और 5 23, 23 और एक ये आ गया 243, मतलब कह रहा है कि 190 से ज्यादा, 190 से ज्यादा, तो 190 से अधिक कमाने वाला ज्यादा जो है 190 यहां है, उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आपका ये आ जाएगा, तो ऊपर ये आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 255, और 255 और 70, 220, 225, 300, आपका यह हो जाएगा कितना 25, कितना आ जाएगा भाई 325 हो जाएगा, है ना, 325 हो जाएगा टोटल जोड़ने के बाद। तो कह रहा है कि यहां पे कि 190 से अधिक प्रश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन 180 वाला, तो 180 वाला 243 है, और ये आपका 325 है, तो गुणा 100 निकालना है इसी को, तो ये आ जाएगा 25 13 और 25 चौका, तो यहां से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 1 17, और 4 दूनी 8 1 9, तो ये 13 से काट गया, तो 13 शती 91, 13 शती 91, 62, 13 पचे 65, 13 चौका, तो यहां से एक ही गो ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7.48% हो जाएगा, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं, एक समबाहुभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक यहां पे समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में आपकी प्रत्येक भुजा ये 8, ये 8, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहां बोला कि हाइट निकालना है, तो इसकी हाइट निकालना है, तो ये हाइट आपका निकालना है, तो हाइट बराबर होता है √3/2, और भुजा 8, भुजा निकालना है, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4√3 हो जाएगा, इसका आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं कि यहां पे बोला कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है। ये एक जमीन है और एक आपका खंबा है और एक आपका ये मीनार है। ठीक है, एक खंबा है और एक आपका मीनार है। खंबे के सिर से, याद रखना यहां बोला है खंबे के सिर से, खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की अगर बात किया गया तो उन्नयन कोण की अगर बात किया गया तो ये आपका बोला गया है कि 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि इसी सिर से मीनार के तल का अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये √3 है, ये 30 है तो ये 1 होगा और इसका रेशियो आपका √3 होता है। याद रखना मेरे दोस्त कि अगर ये 60 दिया हुआ है, अगर ये 60 दिया हुआ है तो याद रखना 60 है तो ये आपका √3 होगा और ये आपका 1 होगा। अब बताओ कि ये और ये दोनों पैरेलल है और दोनों बराबर है, तो ये कह रहा है कि 30 की ये √3 होगा और ये कह रहा है 1 होगा। गलत बात है, ये दोनों को बराबर करने के लिए आपको यहां ही क्या करना पड़ेगा, √3, तो यहां भी √3, मतलब ये आपका 3 आ गया, मतलब ये वाला वैल्यू आपका 3 आ गया और ये 1 दिया है तो ये भी आपका कितना होगा, 1 होगा। यदि मीनार की ऊंचाई 76 है तो मीनार की ऊंचाई 76 दिया, लेकिन हम लोग के अनुसार टोटल यहां से यहां तक देखो कितना है, 4 यूनिट, 4 बराबर आपका 76 निकालना है। खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई 1 यूनिट है तो 1 से काट लो तो 19 चौका 76 मतलब 19 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 19। ठीक है भाई, बहुत आसान, ऑप्शन नंबर 19। ठीक है, करा कि 500 से 650 तक के कितनी ऐसी संख्या जो 3 और 7 से विभाज्य है, तो 500 से 650 के बीच देखो कितना संख्या है, 150। अब ये 150 संख्या है तो 150 में देखेंगे 300 से विभाज्य कितना है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 50। अब 150 संख्या में 7 से कितना विभाज्य है, तो 7 से पूरा पूरी जो कटेगा वही होगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 10, ये आपका 21 बार में पूरा पूरी कटेगा, मतलब 21 संख्या होगा। 3 और 7 से डिविजुअल होने वाला तो 150 से, तो 7 21, 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां से देखने को मिलो कितना कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 54, मतलब ये 6 बार में कटेगा। मतलब यहां से आपको निकालना है कि जो 3 और 7 से विभाजित ऐसी संख्या आपको निकालना है जो 3 और 7 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है और 7 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य की बात किया गया है, दोनों से आपका विभाज्य यहां पे होना चाहिए। मतलब 500 और 650 के बीच ऐसी संख्या आपको निकालना है जो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और इससे नहीं, यहां पे क्या बोला है, नहीं है, विभाज्य आपका नहीं है। ठीक है, विभाज्य आपका नहीं है। सात तक का ही 7 7 14, यहां 7 हो जाएगा। मतलब यहां बोला कुल संख्या कितना होगा, तो 3 से विभाज्य होने वाला 50 और 21 आपका जो है 7 से, और ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है तो ये 7, इसको घटा देंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 43, ये आ गया आपका 64। तो यहां पे बोला कि 150 500 से बीच, 500 से 600 के बीच ऐसी संख्या बताना है, ऐसी संख्या बताना है, ऐसी संख्या बताना है जो 3 और 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो ये 150 में से 64 ये दोनों से विभाज्य है तो ये दोनों वाला विभाज्य को घटा देते हैं तो ये आपका आ गया इतना। लेकिन यहां पे एक संख्या पर 500 को भी ऐड करना है तो 1 कर देंगे तो यहां से आपका हो गया कितना, 150, मतलब ये आपका आ गया 87। या कितना आ गया, 87 आ गया। 11 में से 4 जाएगा तो एक साथ ही आ जाएगा आंसर। बात समझे? इसमें एक एक क्यों लिए, क्योंकि एक आपका जो लिए हैं मतलब ये आपका जो संख्या है ये 500 को भी
है ना, तक बोला है, दोनों को सम्मिलित करते हुए, इसको सम्मिलित यहां पे करना है, क्योंकि यहां बोला गया है दोनों को सम्मिलित करना है, दोनों को क्या करना है, सम्मिलित करना है, इसलिए यहां पे हम लोग सम्मिलित कर लिए, क्योंकि 500 से 650 आपका 150 नहीं 151 संख्या आ जाएगा सर, जब 500 को भी इंक्लूड करेंगे तब, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 3 वर्ष में ये पी था, ये पी मूलधन है, तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष में 7800 रुपया होता है। फिर कह रहा है कि अगला 5 साल में 11,232 रुपया होता है। तो एक बात समझो कि हम जानते हैं कि यहां पे किसमें, सीआई में, कि सीआई में अगर ये 5 साल है तो ये आपका देखो अंतर कितना है, 2 वर्ष। मतलब ये याद रखना कि ये आपका 5 साल में ये मिश्रधन का काम किया और ये 3 साल में मिश्रधन का, लेकिन ये मिश्रधन के पहले जो आपका मिश्रधन है ये आपका मूलधन का काम करने लगा, किसके लिए, इस मिश्रधन के लिए काम करने लगेगा, याद रखना। मतलब ये 2 साल में यहां से यहां हुआ, तो 2 साल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये इसको काटो, 1 साल में आपको निकालना पड़ेगा। 1 साल निकालने के लिए सबसे पहले इसको कट करो और रूट निकाल दो तीनों का। तो देखो 13 से ये कटेगा, 12, 13 से ये कटेगा, 13 से, और ये 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 39 हाँ कट जाएगा, देखो 13 से ये कट जाएगा 25, और 13 से ये कटेगा, 13 तिया 39 और 13 6 78। मतलब ये 2 साल में यहां से यहां तक हुआ, तो 1 साल में कितना हुआ, तो 1 साल निकालने रूट निकाल दो, ये 5 से आपका 6 हुआ, तो 5 से 6 हुआ, तो 1 साल में 5 से 6 मतलब 1/5 गुणा करेंगे, ब्याज यही रेट निकल जाएगा, यही आपका रेट निकल जाएगा, मतलब यही आपका रेट निकल जाएगा, कितना, 20%, यही रेट निकल जाएगा। मतलब यहां पे क्या हुआ कि 2 साल में यहां से यहां ये अमाउंट के पहले, इसके जो पहले आपका है, इस पर 2 साल लगा है, तो ये आप मूलधन कहलाएगा। तो ये मूलधन यहां पे 2 साल में इतना, तो देखेंगे यहां पे काट छाट के 25 से 36 हुआ, तो ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट निकालें, क्योंकि ये 2 साल में अगर 1 साल का पता चल पाएगा, हम कह रहे हैं कि 10 से 11 हुआ ये 1 साल में, हम कह रहे हैं कि ये 10 से 11 हुआ दूसरा साल में, तो ये 100 और ये 121 होगा, फिर वापस एक ये 2 साल का हो गया, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट करेंगे 10 से 11, फिर वही आ गया कि नहीं, वही चीज करेंगे। ये 2 साल में 25 से 36 हुआ, तो 1 साल में 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान के चारों और रास्ता की चौड़ाई इतना है। मतलब एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार ये मैदान है, याद रखना कि एक आपका पार्क है, और इसके चारों ओर ये आपका क्या है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये आपका ए हो जाएगा, a+2x होगा, क्योंकि इधर एक्स एक्स बढ़ा, तो ये आपका ए मान लेते हैं, तो ये आपका a+2x होगा। तो याद रखना कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a+2x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर, 4x² और +2a, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4ax और माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, तो आपका आ गया यहां से 4x कॉमन लेंगे, तो 4x अगर हम कॉमन ले लिए तो यहां से आपका बच जाएगा x, और यहां पे बच जाएगा क्या, ठीक है। तो 4x की, x क्या है, आपकी चौड़ाई है, तो 4 गुना 4.5, और ये 4.5 प्लस ए आ गया, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल यहां दे रखा है कितना, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल यहां पे दे रखा है इतना। बात समझे यहां तक, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, बात समझे, रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाले, इस बात को ध्यान देना। तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा आपका 23 चौका 23 पंचे, मतलब 23 पॉइंट आपका इतना बार में कट जाएगा। तो यहां से आपको निकालना है, तो ये आपका ए बराबर हो जाएगा 4 5
यहां से 0 0, तो 5 7 3 1, ये आ गया 1। तो निकालना है आपको क्या, निकालना है क्या, इसमें 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते का बाड़ लगा, रास्ते में बाड़ अगर लगाना है तो रास्ते में अगर बाड़ लगाना है तो रास्ते पर बाड़ लगाना है, तो रास्ते पर बाड़ लगाना है, तो ये रास्ता आपका बाड़ लगाना है। तो रास्ते का बाड़ लगाने का आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका पेरीमीटर होता है, क्या हो जाता है भाई, पेरीमीटर हो जाता है, इस बात को ध्यान देना। ए बराबर आपका इतना आ गया। तो यहां से अगर बाड़ लगाना है तो हम जानते हैं कि रास्ते का जो बाड़ लगाना, तो रास्ते का क्या होता है, तो रास्ते का आपको बाड़ लगाना, बाड़ मतलब परिमाप, परिमाप मतलब 4 गुना भुजा, और यहाँ पे 1 मीटर का खर्च आपका 100 रुपया है, तो 4 गुना, तो ये आपका आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 0, 4 तिया 12, तो 12 आपका हो जाएगा, 12 3 15, और 4 इकाई 4, 12 4 इकाई 4 1 55, 555, इसका आंसर डी हो जाएगा, बाड़ लगाने का पूरा खर्च ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल, 25 केजी मिश्र धातु में कितना चांदी मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में 50% चांदी। ठीक है, कितना चांदी मिश्रित किया जाना चाहिए कि नए मिश्र धातु में 50% चांदी। ठीक, तो मान लेते हैं कि चांदी को मिलाया गया, तो अन्य भाग, इधर भी अन्य भाग, अगर ये कह रहा है कि 25 केजी में, तो 25 केजी में अन्य भाग की अगर बात करें, तो 25 केजी में अन्य भाग की अगर बात करें, तो अन्य भाग 25 केजी में आपका 40% चांदी है, तो 60% आपका अलग है। फिर कह रहा है कि 25 केजी में कितना एक्स मिला दिया गया चांदी, तो अब जो कह रहा है चांदी हो गया 50%। एक बात बताओ, चांदी को मिलाया गया तो चांदी कभी बराबर नहीं होगा, मिलाने से पहले चांदी और मिलाने के बाद चांदी वेरी कर जाएगा, लेकिन अन्य जो भाग है, मिलाने से पहले अन्य तांबा और निकेल दोनों मिलाकर अन्य मिश्र धातु, और मिलाने के बाद मिश्र धातु बराबर होगा, क्योंकि मिश्र धातु को नहीं मिलाया गया है। तो ये आपका कट गया, और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 6 पंचे 30, इधर आएगा तो x आपका हो गया कितना, 5। मतलब ये कितना मिलाया गया है, चांदी कितना मिलाया गया है, 5 मिलाया गया, 5 केजी चांदी को मिलाया गया है, 5 केजी चांदी को मिक्सिंग कर दिया। यहां से बोला गया है कि x y और z, ये आपका 46 दिन, ये 92 दिन, और ये 23 दिन। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क अगर जब निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, तो एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम को शुरू किया, सबसे पहले यहां पे टोटल वर्क अगर निकालते हैं तो 92 आ जाएगा टोटल वर्क, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये आपका 4 बार। मतलब कह रहा है कि एक्स ने काम को शुरू किया और वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया। देखो यहां से एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स से समझ में आएगा। जैसे एक्स ने काम को शुरू किया और 2 दिन बाद वाई इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स 2 दिन तक काम किया अकेले, तो 2 दिन तक काम करा, तो 2 दूनी 4 काम करेगा। फिर कह रहा कि 2 दिन के बाद वाई जुड़ गया, तो अब ये वाई और प्लस एक्स करेगा काम, तो ये 2 दिन बाद। जेड कह रहा है कि प्रारंभ से 8 दिन के बाद जुड़ता है, प्रारंभ से 8 दिन के बाद जेड जुड़ता है, मतलब यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 दिन बाद। तो यहां से प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ता है, तो ये 2 दिन, ये 8 दिन बाद जुड़ता है, इसका मतलब ये आपका 6 दिन तक रहा होगा, और ये x प्लस वाई प्लस जेड 8 दिन के बाद जुड़ जाता है, तो 6 दिन रहा है एक्स वाई, तो 3 2 1 3 3 6 3 18 यूनिट काम कर चुका है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा है देखो, तो 18 4 आपका 22 काम ये हो गया, तो आपका बचा हुआ है यहाँ पे 0 और 22, यहाँ पे आपका कितना 70 काम बचा हुआ है। ये 70 काम बचा हुआ है, 70 80 है ना, ये 70 काम बचा हुआ है, 6 3 6 3 18 पर 70 काम बच गया। अब इस काम को एक्स ने कितने दिन तक काम किया, तो 70 काम, तो ये एक्स वाई जेड सभी मिलकर करेगा, तो सभी मिलकर करेगा, तो ये आपका इतना, मतलब ये शेष काम को 10 दिन में समाप्त किया। तो एक्स ने कितना दिन तक काम किया, एक्स ने
कितना दिन तक काम किया, तो ये कितना दिन के पर एक्स स्टार्ट किया था 2 दिन, एक्स यहां भी 6 दिन और यहां 10 दिन, तो यहां पे हो जाएगा कितना 18 दिन एक्स ने काम किया। कितना दिन काम किया भाई? 18 दिन एक्स ने काम किया है। 18 दिन एक्स ने काम किया है, ठीक है। एक्स ने शुरू किया 2 दिन बाद भाई है, इसका मतलब एक्स 2 दिन काम किया होगा। जेड बोला कि कितना 8 दिन बाद शुरू से, इसका मतलब एक्स और वाई जो 6 दिन तक काम किया होगा। अब शेष काम 70 है, 70 काम तीनों मिलकर करेगा, तीनों की इफिशियंसी आपका कितना है 7। 7 से डिवाइड के मतलब 70 काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। फिर कह रहा कि ए बी और सी, ए ने शुरू किया और 2900 रुपया 29,000 रुपया लगाया, तो एक काम करो यहां पे जीरो को हटा दो, मैक्सिमम जीरो, लाभ वाला रहने दो, जो पूंजी लगाया उसका जीरो हटा दो, आसान होगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि बाद में तो रेशियो में कट जाएगा। तो ए ने 29 रुपया लगाया, निवेश किया, जबकि बी और सी ने 25-25 रुपया लगाया। 4 महीने बाद ए ने 3 रुपया निकाल लिया, मतलब ये 4 महीने तक इतना रहा होगा, और 3 रुपया निकाल लिया तो यहां पे 26 रुपया रहा, और क्या कर रहा वर्ष के अंत मतलब ये 26 रुपया आपका 8 महीने तक रहा होगा। अरे भाई ये 29 रुपया लगाया, तो कह रहा है 4 महीने बाद ए ने 3 रुपया निकाल लिया, तो 4 महीने तक 29 रुपया रहेगा, 3 रुपया निकाला बचा 26, अभी 26 महीना 26 रुपया 8 महीने तक रहा होगा। हम जानते हैं कि लाभ बराबर जो होता है पूंजी गुना समय होता है। अब करें इसके 2 महीने बाद, तो ये 4 महीने हुआ, इसके 2 महीने, 6 महीने के बाद क्या किया, 6 महीने बाद ये क्या किया, 6 महीने के बाद 12 रुपया, 6 महीने सी ने 12 रुपया और निवेश कर दिया, मतलब ये आपका 6 महीने तक इतना रहा होगा, 12 रुपया और निवेश किया 37 रुपया, और ये भी 6 महीने तक, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये आपका 12 महीने तक निवेश रहा होगा, कोई छेड़छाड़ यहां नहीं हुआ, मतलब ये 12 महीने तक रहा होगा, ठीक है। अब देखो काटो, 4 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, दो कॉमन होके कट गया, 4 कॉमन लिए, तो ये आपका 4 से नहीं कटेगा, 4 से 2 कटेगा, 2 से 4 दूनी 6 दूनी, 2 से काट दिए कॉमन होके, ये आ गया, ठीक है। उनतीस दूनी और 6 चौक 24, 4 दूनी 8, और 25 छक्का आपका 150, और 25 तिया 75, और 7 तिया 21, 3 तिया 9, 11, तो यहां से आपका आ जाएगा 8 4 12, 8 4 12, 5 1 6, और यहाँ पे 1 62, 5 1 6, 7 1 8, अगर इसको काटने की कोशिश करते हैं तो ये 81, ये 75, और सभी को अगर हम जोड़ते हैं यहां से तो 5 3 8 8 1 9, 5 3 8 8 1 9, और 8 7 15, 15 और 9 24, 24 24, ये आ गया इतना, इतना यूनिट के बराबर अगर दिया हुआ है कि टोटल लाभ आपका 33,200 है, निकालना किसका है, सी का हिस्सा, तो ये 93 निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 12,400, क्या आ जाएगा 12,400 आ जाएगा, ठीक है, 12,400, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं, और एक एक क्वेश्चंस को आप देखने की कोशिश किए और समझें,
हर क्वेश्चंस आपका बहुत इजी है, बहुत इजी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ कुछ को सवाल में था, वो भी कैलकुलेटिव को हम आसान कर दिए। और देखिए इस सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।